अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल है मेरे शहजादे और शहजादियों का? उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग बिल्कुल ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी जनाब, सो आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। ऑडिट जीनी के सिलसिले की ऑडिट के सब्जेक्ट के हिसाब से ये पहली वीडियो है जो आपके सामने है। बहुत एक्साइटेड हैं और बस अल्लाह ताला से ये दुआ है और इस दुआ के साथ हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं कि जो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे मेरी और तुम्हारी नीयत है, अल्लाह करे कि हमें जो है ना वो अपनी इस नीयत हमारी ये नीयत आखिर तक बिल्कुल खालिस रहे और अल्लाह करे कि जो हमारा मकसद है इस वीडियो को और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का, अल्लाह करे कि हम सारे लोग इसके अंदर वही मकसद हासिल कर सकें और कामयाबी हासिल कर सकें कि जिसकी वजह से हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। पेपर क्यों फेल हो जाता है हमारा 40s में, आइए हम जानते हैं। सो ये जो पहली वीडियो है ये है हमारी जो हमारा चैप्टर 1 है उसके अंदर जो कंपनी लॉ का पोर्शन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है और उसके अंदर से सवाल आता है लाज़मी। तो उसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं और एक क्वेश्चन उसका सॉल्व करके आपके सामने देख लेंगे, ताकि आप जब ये वीडियो देखें तो फिर उसके बाद आप खुद भी अपने घर में वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, गूगल क्लासरूम पे उसको अपलोड करना शुरू करें, ताकि मैं उसको चेक करके आपको बता सकूँ कि आपका पेपर 40s में फेल क्यों होता है। आपकी राइटिंग स्टाइल में कौन-सी कमी है कि जिसकी वजह से ICAP का एग्ज़ामिनर आपको बार-बार कहता है बेटा तू फेर आ, ठीक है? सो जल्दी से शुरू कर लेते हैं हम अपना काम। जी जनाब, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सो ये है हमारा जी जनाब। सो ये है हमारा चैप्टर 1 और जो हमारा चैप्टर 1 है उसका नाम है अपॉइंटमेंट, यानी नाम तो उसका जो भी है मैं उसको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के हिसाब से उसके अंदर, क्योंकि मेन बात यही है, ठीक है? कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, ठीक? सो देख लेते हैं आपके सामने एक सवाल आ रहा है। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 और ये आपका स्प्रिंग 20 में टेस्ट हुआ था। मार्क्स हैं इसके 6। देख लेते हैं इस सवाल के अंदर हमसे क्या बात आई कैप करना चाह रहा है। कहते हैं जी, वेल्दी बैंक लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू अपॉइंट एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग जून 2020। तो सबसे ज्यादा जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जून 2020 के लिए ये ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब है जून 2020 का जो ऑडिट होगा उसके लिए अपॉइंट कर रहे हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि जून 2020 के ऑडिट के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो जून में नहीं होती है, वो मई 2020 में भी नहीं होती है, बल्कि वो प्रीवियस एजीएम में होती है। जो इससे पिछला ऑडिट हो चुका था और जो उससे पिछला ऑडिट पिछली एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हो चुके थे, उस एजीएम में डिसाइड होता है कि जी कब आपने मतलब ये कि अगला जो ऑडिटर है आपका वो क्या होगा। आपको पता है ना एजीएम के 4 ऑर्डिनरी एजेंडाज़ हैं। सो उस 4 ऑर्डिनरी बिज़नेस के अंदर से एक है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर भी है। तो ये काम हो रहा होगा 2019 में। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये काम कब हो रहा होगा, क्योंकि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वैसे अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ तो यूँ देख लो कि जी 1 साल पहले हो जाती है, ठीक है? सो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के वक़्त पर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के वक़्त पर अगर कोई एलिजिबल नहीं होता है, तो फिर वो एलिजिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज़ बाद में ऑडिटर रखा नहीं जाता है, ऑडिटर तो एजीएम में ही रखा जाता है अगले साल के लिए। तो ये इस बार भी ICAP ने इस अटेम्प्ट में यही वाला एग्ज़ैक्टली सवाल पूछा था। यहाँ पर भी देख लीजिए जो आपके सामने सवाल है, यहाँ पर ये जो 2017 वाली खूबसूरत डेट आपके सामने आ रही है, यहाँ पर भी एग्ज़ैक्टली ICAP ने ये किया था कि ICAP ने जो है ना वो आपको डेट के अंदर फँसाया। अब आप कहते हैं जी ये 17 है और अभी 2020 है, 3 साल तो गुज़र गए, है ना? लेकिन ये नहीं सोचा बच्चे ने कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट तो 19 में हुई है। अपॉइंटमेंट के टाइम पे एलिजिबल होना ज़रूरी है। ऑडिट के टाइम पे एलिजिबल होने की कोई तुक नहीं है। अगर आप अपॉइंटमेंट के टाइम पे एलिजिबल नहीं हैं, तो ऑडिट के टाइम पे एलिजिबल होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय उस सिचुएशन के कि आपको याद होगा कि जहाँ पर शेयर्स एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट हैं किसी ऑडिटर के पास उस कंपनी के,
और वो 90 दिन के अंदर अंदर डाइवर्स्ट कर दे, तो ये 90 दिन अपॉइंटमेंट की डेट से 90 दिन गिने जाते हैं, बिकॉज अपॉइंटमेंट और ऑडिट की परफॉर्मेंस में तकरीबन साल का समझ लीजिए कि टाइम होता है। साल से वैसे कम का ही होता है, क्योंकि एजीएम में आपको पता है वो 120 दिन है ये रेंट के बाद करने में, लेकिन बहरहाल उस बहस में हमें पढ़ने का फायदा नहीं है। इजी कर लें तो यही है कि हाँ जी, कोई 9-10 महीने साल का टाइम होता है। तो उस टाइम पे कि जिस टाइम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जा रही है ना भाई साहब, उस टाइम पर आपका एलिजिबल होना जरूरी है। और यही गलती इस अटेम्प्ट में भी काफी बच्चों ने की, और जो बाद में आया कि अरे मैं ये तो बात सोची नहीं थी। और यही गलती जो है वो इस वाली ये जो यानी ये जो अटेम्प्ट आपके सामने इस वक्त 20 है, इसमें भी बच्चों ने की थी, और यही सेम गलती अभी आपकी जो 23 की जो अटेम्प्ट गुजरी है इसके अंदर भी यही गलती की थी कि बच्चे ने ये नहीं सोचा कि जो 3 साल का अरसा गिनना है वो किस डेट तक गिनना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो आपने अपॉइंटमेंट की डेट तक गिनना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट एक बार हो जाती है एजीएम में, साल के बीच में अपॉइंटमेंट बार बार नहीं होती ऑडिटर की, अनलेस कि कोई कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो वो अलग बात है। अच्छा जी, सो कहते हैं कि जी ये वेल्दी बैंक लिमिटेड है और ये हमारा क्लाइंट है, और ये कंसिडर कर रहे हैं अपना एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करना। और इन्होंने जो है वो 3 फर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें से पहली फर्म का नाम है राव आरिफ, दूसरी का नाम है हातिम तुगलक, तीसरी का नाम है राशिद करीम। अब ये जो राव आरिफ है, कहते हैं राव आरिफ ने जो है वो रिसेंटली एक पार्टनर अपॉइंट किया है कि जिसने जून 2016 तक नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड का नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड का ये पार्टनर रहा है। सॉरी सॉरी, ये जो बंदा है ये नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड का सीएफओ रहा है। जून 2017 तक ये बंदा नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड का सीएफओ रहा है। अब अगर एक बच्चा देखेगा तो कहेगा हाँ जी 17, 18 गुजरा, 19 गुजरा, 20 गुजरा, 3 साल तो हो गए। ओ भाई 3 साल नहीं हुए थे, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट तो हो रही होगी कोई जून में, जून जुलाई अगस्त कोई 2019 में। उस टाइम पे तो 3 साल गुजरे नहीं ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने, कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे एलिजिबल होना जरूरी है। तो ये बात हो गई। कहते हैं कि लेकिन नूर है क्या? हमारी इस कंपनी का नाम तो WBL है, तो नूर क्या है जी? नूर है हमारी औलाद, हमारी सब्सिडरी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। सॉरी, जोश खिताबत में माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ। उसके बाद अगली चीज है जी हातिम तुगलक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहते हैं कि पार्टनर्स जो है वो इस फर्म में जो थे, उनमें से एक पार्टनर ने इस बैंक से लोन लिया हुआ है 5 मिलियन का, और फर्म ने ये कहा है कि पार्टनर जो है वो लोन रीपे नहीं कर पाएगा अगले साल तक। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली इसका मतलब है कि पार्टनर इज इंडेटेड टू द कंपनी, पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म इज इंडेटेड टू द कंपनी। उसके बाद तीसरा है जी आपका राशिद करीम एंड कंपनी। यहाँ पर कहते हैं कि राशिद जो कि फर्म का एक पार्टनर है, इसकी काफी सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं लाहौर में, और उसने इनमें से 5 प्रॉपर्टीज WBL को रेंट की हुई हैं। बेसिकली फर्म के पार्टनर का एक बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ। ठीक है, ये 3 बातें हैं जो कि इस सवाल में हुई हैं, और रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं बताइए क्या इनमें से कोई सी भी फर्म इस काबिल है कि जिसको ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया जा सके। ये था हमारा सवाल। सवाल पढ़ लिया, ठीक है। और अब हम बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे कि एक सवाल को अप्रोच करने के स्टेप्स क्या हैं कंपनी लॉ के पोर्शन में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड। कहते हैं कि सबसे पहली चीज, कहते हैं नहीं मतलब मैं कहती हूँ, सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है मार्क्स। सवाल के नंबर कितने हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि नंबर से पता चलेगा कि आपके सवाल में कितने पैराग्राफ्स आएंगे। क्योंकि देखो जितनी लिखने की गुंजाइश होगी ऑब्वियसली उतना ही लिखोगे ना। एक सवाल को बहुत ज्यादा टाइम तो दे नहीं सकते, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा टाइम दे दिया एक सवाल को तो फिर अगले सवाल कैसे करोगे सॉल्व? क्योंकि जितने मार्क्स हैं उतने ही टाइम देने हैं। तो अब देखो यहाँ पर 6 नंबर है इस सवाल के, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इन तीनों पॉइंट्स के 2-2 नंबर हैं। 2 नंबर इस पॉइंट के, 2 नंबर इस पॉइंट के, और 2 नंबर इस पॉइंट के। ठीक है, इसका मतलब है कि जी इन तीनों पॉइंट्स के 2-2 नंबर हैं। मैं आपको फिर एक एक करके दिखाती हूँ कि कितने नंबर हो तो उसके हिसाब से कितने पैराग्राफ्स आने चाहिए। सो कहते हैं कि जी अगर 2 से 3 नंबर का सवाल है आपका तो आपके 2 पैराग्राफ्स आने चाहिए। ठीक है, और अगर आपका 4 से ज्यादा नंबर का सवाल है तो फिर आपके 3 पैराग्राफ एक सवाल के अंदर आने चाहिए, यानी आपके जवाब के अंदर। सबसे पहले आपने मार्क्स देख लिए और मार्क्स की बेसिस पे आपने कहा यार
अच्छा 2 नंबर है, 2 नंबर का मतलब है कि मुझे जो है ना वो 2 पैराग्राफ बनाने हैं। ये बात आपने डिसाइड कर ली। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये जो हम लिखना शुरू कर देते हैं ना एकदम हैphazardly, हमें बड़ी ज़ोर से लिखना आ रहा होता है और हम लिखना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हमें ख़्याल आता है कि हाँ, ये बात नहीं लिखी, वो बात नहीं लिखी, फिर हम काटम-कुटियाँ शुरू करते हैं, एरोज़ बनाना शुरू करते हैं या हम पूरे को काट के दोबारा से लिखते हैं। तो यार इसमें टाइम होता है वेस्ट। ऑलवेज़ प्लान योर आंसर अहेड ऑफ टाइम। देखो, एक प्रॉब्लम पता क्या है? हम लोगों की मदर टंग है, हो सकता है किसी की उर्दू, किसी की पंजाबी, किसी की पश्तो, हम ना उस लैंग्वेज में सोचते हैं। हम अंग्रेज़ी में ना सोचते नहीं हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अंग्रेज़ी में सोचते नहीं हैं, तो फिर हम ऑब्वियसली सोचते उर्दू में हैं, फिर उसको ट्रांसलेट कर के हमने लिखना अंग्रेज़ी में है। अब उसके अंदर चैलेंज क्या आता है कि वो ट्रांसलेशन के अंदर अल्फाज की खूबसूरती कभी-कभी तब्दील हो जाती है। तो हमेशा जैसे कहते हैं ना कि थिंक बिफोर यू स्पीक, तो मैं हमेशा कहती हूँ प्लान बिफोर यू राइट। सवाल पे लिखने से पहले एक बार ज़रा-सा ना अपने ज़हन में आंसर एक दफ़ा दोहरा लिया करो कि मैं ये लिखने लगा हूँ। बिकॉज़ लिखने के बाद जो गिजी-गिजी करके आप लोग काटते हैं ना, एक तो बराए मेहरबानी हाथ जोड़ रही हूँ, गिजी-गिजी करके नहीं काटना, एक खूबसूरत सी लाइन लगा दिया करो और ये फेडरल बोर्ड की तरह ब्रैकेट में लेके ऊपर क्रॉस लगा के भी नहीं काटना। ये क्या तरीका है? अजीब-सा तरीका है बच्चों का, वो ब्रैकेट लगाते हैं और ऊपर क्रॉस लगा देते हैं। भई ये भी नहीं करना। एक लाइन लगाओ प्यारी-सी, काट दिया, खत्म। ये घिची-घिची करना है। तो एक बच्चा मुझे कहता है, मैम मसला ये होता है लिखा इतना गंदा होता है, हम चाहते नहीं है एग्ज़ामिनर उसको पढ़ ले। तो भाई एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारा जो काटा हुआ है वो भी पढ़ेगा। वो तुम उसका एहसान मानो कि वो तुम्हारा जो पाँव से लिखी हुई तुम्हारी हैंडराइटिंग है वो उसको पढ़ लेता है। ठीक है? अच्छा तो सबसे पहले बेटा तुमने रिक्वायरमेंट देखकर वो मार्क्स देखकर नंबर ऑफ पैराग्राफ डिटरमाइन कर लिए, एक तरफ तुम हो गए। ठीक है? अब ये सारी कैलकुलेशन हर सवाल के लिए करनी है। उसके बाद फिर तुमने माइंड मैप अप्रोच किया। तुमने कहा यार ये सवाल आया किधर से? तो सबसे पहले तुमने कहा ये सवाल आया है कंपनी लॉ पोर्शन से, ओके। कंपनी लॉ पोर्शन में ये सवाल आया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। अब तुम्हारा ये जो माइंड मैप है ना, ये तुम्हारे ज़हन में ना शाखें निकल रही हैं। यूँ समझ लो वो ऊपर वो टॉम एंड जेरी का एक वो बबल नहीं होता जिसके अंदर उसको कहानी नज़र आ रही होती है जिसमें वो कहता है कि जी जेरी उसको सपने आ रहे होते हैं टॉम को कि जेरी को वो खा रहा है या वो सैंडविच में रख के खा रहा है या उसको मार रहा है ना? सो ऐसे तुम्हारे ज़हन में ना ऊपर वो कैलकुलेशन चलती होनी चाहिए कि अच्छा ये आया है जी एलिजिबिलिटी ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहाँ से आया है? तो कहते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये यहाँ से आया है कि कोई इंसान अगर पिछले 3 सालों में कंपनी का ऑफिसर या डायरेक्टर रहे तो वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। और दूसरी बात एक ये भी पॉइंट आया है कि कोई इंसान अगर सब्सिडरी के लिए इनएलिजिबल है तो वो पेरेंट के लिए भी इनएलिजिबल होगा एंड वाइस वर्सा। ये 2 पॉइंट्स इस सवाल के अंदर टेस्ट हो रहे थे। तुमने फौरन अपने ज़हन के घोड़े दौड़ाए और तुम एग्ज़ैक्टली उस स्लाइड पे पहुँच गए कि जहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई थी। अगले पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, कहते हैं कि जी दूसरी चीज़ अगेन तुमने स्केच बनाया अपने ज़हन में, माइंड मैप बनाया, तुमने कहा यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आ रहा है, ओके। तुमने कहा यार लोन, पार्टनर ने लिया हुआ है लोन और फिर तुम्हें याद आ गया कि अगर कोई इंडेटेड होता है टू द कंपनी तो वो कंपनी का भी ऑडिटर नहीं हो सकता। लेकिन फिर तुम्हें याद आया कि अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में इंडेटेड होता है तो शायद वो ऑडिटर बन सकेगा। ये बात तुमने अपने ज़हन में सोच ली। फिर तुम अगले पॉइंट की तरफ आए और तुमने कहा कि यार अगेन तीसरे पॉइंट में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही पूछा हुआ है। और तुमने कहा कि अच्छा यहाँ पर बिज़नेस रिलेशनशिप हो रहा है ऑफ अ पार्टनर ऑफ फर्म विद द कंपनी। ऑडिट क्लाइंट को हम एक सर्विस प्रोवाइड बेसिकली कर रहे हैं ना, हमने रेंट दिया हुआ है, तो ऑडिट क्लाइंट के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस धंधा कर रहे हैं। तो अगेन आप कहते हैं यार बिज़नेस करना जायज़ तो है, वो तो मसला नहीं है, लेकिन अगेन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में होना चाहिए। ये चीज़ तुमने फ़ौरन लिखने से पहले सोचो और पूरा अपने ज़हन में तैयार कर लो कि ये बात हो रही है यहाँ पे। पहला स्टेप मार्क्स, दूसरा स्टेप तुमने माइंड मैप को अप्रोच कर लिया अपने ज़हन में। तीसरा स्टेप है तुमने बनाया सवाल का स्केच, क्योंकि सवाल बड़ा मुश्किल होता है कभी-कभी। ये वाला सवाल इत्तेफ़ाक़न कुछ सीधा था, लेकिन सवाल कभी-कभी बड़ी घुम्मन-घमेरियाँ होती हैं। फलाना उसका पार्टनर तो फलानी सब्सिडरी, तो वो पार्टनर का पार्टनर, तो पार्टनर का ऑफ़िसर, तो पार्टनर की बीवी, तो बीवी का पार्टनर। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कभी-कभी सवाल की घुम्मन-घमेरियाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग स्केच ज़रूर बना लें, ठीक है? अच्छा स्केच बनाएँगे कहाँ पर? मेरी हाईएस्ट रिकमेंडेशन है कि जहाँ पर भी अगर आपका ये कंपनी लॉ वाला पोर्शन कोड ऑफ एथिक्स वाला पोर्शन और आपका है जी एक और रिलेटेड पार्टी वाला, ये जो है ना इनमें घुम्मन-घमेरियाँ बहुत होती हैं। उसकी बीवी, उसका मियाँ, उसका बच्चा, उसका पार्टनर, यहाँ आप ज़रूर स्केच बनाएँ।
बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ में तो मैंने लाजिम किया हुआ है ना कि आपने हर सवाल में स्केच बनाना है, लेकिन ऑडिट में आपको कुछ खास टॉपिक्स बता रही हूँ कि जिनमें स्केच की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और उसके अलावा हाँ, ये जो स्केच है ये वहां पे भी बनाना चाहिए आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के सवाल में, वहां पे भी कि यहाँ से जीडीएन आया, फिर जीआरएन आया, फिर इसको दिया, फिर उसको दिया, तो ऐसे रफ सा बना ले। मैं ये नहीं कह रही मीनाकारियां करें, मार्कर इस्तेमाल करें, खूबसूरतियां करें, हेडिंग्स डालें, मैं ये नहीं कह रही, ठीक है। लेकिन लास्ट पेज पे चले जाएं अपने, ठीक है। और लास्ट पेज पे जाके ना आप रफ सा स्केच जरूर बना दें। प्रॉब्लम यही है ना कि आप क्वेश्चन पेपर पे नहीं बना सकते, अगर उसकी इजाजत होती तो मैं कहती कि क्वेश्चन पेपर पे बना लें, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज नॉट अलाउड। सो इसलिए आप क्या करें कि अपनी आंसर शीट के आखिरी पेज पे चले जाएं और स्केच बना लें। वहां पे स्केच कैसे बनाएंगे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ जी। ये हमारा आ गया है जर्नल, और ये है हमारा जी सवाल। कहाँ गया? ये रहा, ये हमारा सवाल है, ठीक है। और ये है हमारा जर्नल, ये सवाल, ये जर्नल। अच्छा जी, सो कहते हैं राव आरिफ एंड कंपनी है, ठीक है, और उन्होंने एक पार्टनर लिया है, और पार्टनर ने सीएफओ काम किया है नूर में। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिख लिया, ये है आपके राव, ठीक है। ये हो गए आपके राव साहब। राव साहब ने ऑडिट करना है किसका? WBL का, ठीक है। राव साहब इज द ऑडिटर, WBL इज द क्लाइंट। राव साहब के हैं एक पार्टनर, इनका नाम लिखा हुआ नहीं है तो हमने एक्स बना दिया इनका नाम, ठीक है। और ये जो पार्टनर हैं ये सीएफओ थे 2 साल पहले, 2 साल ही हुए ना अभी, क्योंकि हम 19 में कर रहे होंगे अपॉइंटमेंट। ये सीएफओ थे किसके? नूर के, नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड के। और WBL की औलाद है नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड सब्सिडरी। अब तुम ये सवाल देखो, समझ रहे हैं ना? ये जो तुम स्केच बना लोगे ये तुम्हें बहुत आसानी कर देगा। अब क्या होगा, तुम्हें बार बार सवाल में नहीं जाना पड़ेगा कि पता नहीं नूर थी, पता नहीं अंबर थी। समझ रहे हो मेरी बात? ये अख्तर और शाहिद और माजिद और जाहिद, तुम्हें बार बार सवाल की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तुम सीधा सीधा आओगे अपने स्केच की तरफ और खटाखट। बच्चे कहते हैं मैम टाइम लगता है, मैं कहती हूँ हाँ, जैसे तुम लोग तो इधर उधर देखने में टाइम वेस्ट नहीं करते पेपर में, जैसे मैंने तो कभी पेपर दिए नहीं। ठीक है भाई, दिल तो पेशवा के पास भी है, समझ रहे हैं? तो ये जो स्केच तुम बना लोगे ना, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये तुम डायरेक्टली बस जाके तुमने स्केच देखा और तुम्हारा, जब तुम खटाखट खटाखट नहीं होता, जोर से आंसर आ रहा होता है, उस टाइम पे तुम लिख रहे हो, तो तुम बस स्केच जाके देखो जल्दी से। ओ अच्छा, एंड पे इसको काट देना, ठीक है। ये वैसे तो हमारे जमाने में ना, हमारी जो टीचर्स, खैर छोड़ दो उस बात को। तो हमारे जमाने में ना हम ऐसे किया करते थे क्योंकि हमारा पेपर एक ही बंदा चेक करता था पूरा। तो हम ये किया करते थे कि हम ना आंसर प्लान को बड़ा अच्छा करके बनाते थे कि अगर उसकी नजर आंसर प्लान पे पड़ गई ना, तो वो बड़ा खुश हो जाएगा ऑब्वियसली कि यार ये बच्चा आंसर प्लान बना के काम करता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अब वो सीन नहीं है, बिकॉज अब तो अलग अलग सवाल, अलग अलग एग्जामिनर अलग अलग पेपर चेकर चेक कर रहा होता है ना। तो अभी वो वाला तुम्हारा मेरा हिसाब किताब नहीं होगा। पानी पी लूं यार? बच्चे कहते हैं मैम आप इतनी बड़ी बॉटल रखती हैं। वो भाई मैं इतनी बड़ी 3 बॉटल्स रखती हूँ, मैं बहुत पानी पीती हूँ। एक मेरा गुजारा कहवे पे है, और एक पानी पर, और तीसरा गुजारा तुम लोगों से बात करने पर। तुम लोगों से बात ना करूँ ना तो समझ रहे हैं, फिर मुझे लगता है कि बहुत घबराहट हो रही है, लाइफ अच्छी नहीं लग रही। सुरूर मिलता है मुझे टीचिंग करके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कमिंग बैक, सो ये सीन हो गया, आगे आए। ओके, अगले पार्ट। कहते हैं जी हातिम तुगलक एंड को एक पार्टनर्स हैं फर्म में, और उन्होंने जो है वो लोन लिया है WBL से 5 मिलियन का, और फर्म ने जो है वो बताया कि वो भी वापस नहीं कर सकेंगे। बना लेते हैं स्केच। यहाँ पर आ गए आपके हातिम। हातिम है जी आपके, अरे क्या हो गया? ये क्यों नाराज हो गया मेरा पेन? हातिम है जी आपके ऑडिटर, ठीक है। हातिम, हातिम ऑडिटर हैं, हातिम ने ऑडिट करना है WBL का। हातिम के एक पार्टनर हैं जिनका नाम नहीं दिया हुआ है, लेट्स सपोज उनका नाम एक्स है। एक्स ने लिया हुआ है लोन WBL से, ठीक है। बल्कि ये एरो सॉरी यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि WBL ने एक्स को लोन दिया ना, हाँ। तो ये यहाँ से सीधी लाइन आएगी और एक्स की तरफ जाएगी, ठीक है। लोन ग्रांटेड। वाजे हो गया स्केच? तीसरे सच की तरफ आते हैं। कहते हैं राशिद करीम एंड कंपनी के जो पार्टनर है राशिद मियाँ, उन्होंने रेंट पे दी हुई है प्रॉपर्टीज WBL को। ओके, ये हो गए राशिद, राशिद के एक पार्टनर,
जिनका नाम भी है राशिद, ये WBL जिसका हम करने जा रहे हैं ऑडिट, ये राशिद जो कि है ऑडिटर, और राशिद ने WBL को कुछ प्रॉपर्टीज रेंटेड की हैं, ठीक है, यानी बिजनेस रिलेशनशिप। अब तुम देखो यहाँ पे मैंने एरो, तुम देखो यहाँ पे मैंने वो एरो इधर बनाया है क्योंकि WBL सर्विस ले रहा है रेंटल, और यहाँ पर मैंने एरो एक्स की तरफ बनाया है बिकॉज एक्स ले रहा है WBL से सर्विस लोन की, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे हो गए स्केच। अब तुमने ये बना लिया तो तुम्हारी जिंदगी तो हो गई आसान, ठीक है, और तुम यकीन करो कि तुम पेपर में कर रहे होगे ना, मुझे तुम दुआ दोगे इंशाल्लाह। जनाब अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सो तुमने देख लिया कि जी नंबर डिसाइड कर लिए, उसके बाद माइंड मैप अप्रोच कर लिया, उसके बाद तुमने स्केच बना लिया। अब तुमने बढ़ना है चौथे स्टेप की तरफ, और वो क्या है, तुमने पढ़नी है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट को इज्जत दो, ये मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ बेटा। बच्चे कहते हैं मैम पेपर फिट हो गया, अच्छा। मैम सारा आता था, अच्छा। मैम लिखा भी बिल्कुल वैसे था, अच्छा। मैम पॉडकास्ट देखी ना आपकी, तो पॉडकास्ट में आपने जो आंसर्स बताए ना मैंने भी वही लिखे। मैम पेपर पक्का पास। मैम मैंने बड़ी सख्त मार्किंग करके अपनी 56 मार्क्स की हैं। मैम 50 पे पास हो जाता है, पेपर पास है। रिजल्ट आया 42, 45। वजह मैं बता देती हूँ। सारा राइटिंग स्टाइल फॉलो करने के बावजूद आपने रिक्वायरमेंट को इज्जत नहीं दी। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया। रिक्वायरमेंट आपसे कहती है कि स्टेप्स बताओ, आप पैराग्राफ लिख के आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट कहती है प्रोसीजर बताओ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख के आ जाते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट कहती है बताओ अपॉइंट हो सकता है या नहीं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिख कर आ जाते हैं, ठीक है। सो बेटा रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंड करनी। ऑडिट के पेपर में कंपनी लॉ के पोर्शन में प्रोसेस या प्रोसीजर का सवाल आ सकता है कि वो आपसे कहें कि फलानी कंपनी ने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है लेकिन एक कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई है, बताइए कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का प्रोसीजर या प्रोसेस क्या है। तो अब यहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट्स के अंदर स्टेप्स लिखने हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर आप लिखेंगे सिनारियो कि ऐसा ऐसा हो गया है, ऑडिटर मर गया है, ठीक है, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई है। और सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे द कंपनी शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। स्टेप्स लिखेंगे और बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। अच्छा, स्टेप्स लिखने का भी तरीका इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन हो रहा है। मैंने एक क्वेश्चन स्टेप्स का भी किया है कि बच्चे स्टेप ना मुंह पे मार के आ जाते हैं, इतने दिन में ये, इतने दिन में ये, इतने दिन में ये। अरे भाई पूरा तो लिखो, पूरे पूरे जुमले तो लिखो कि इतने दिन में ये कौन करेगा, कैसे होगा, कहाँ से कहाँ जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि बस तुम्हें याद था कितने दिन में क्या, तो तुमने लिख दिया कि सबमिट टू रजिस्ट्रार इन 15 डेज। अरे तुम क्या किसी को हुक्म दे रहे हो भाई, पूरा बताओ। द कंपनी वुड सबमिट इट टू रजिस्ट्रार आफ्टर 15 डेज या विद इन 15 डेज। आफ्टर सबमिटिंग टू द रजिस्ट्रार कंपनी विल डू दिस एंड डू दैट। लिंकिंग तो पैदा करो ना बेटा स्टेप्स के अंदर। ठा ठा करके तुमने मुंह पे मार दिया तो मतलब ये तो कोई तरीका नहीं लिखने का। समझ रहे हैं ना मेरे बच्चों आप लोग, ठीक है। सो अब अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रिक्वायरमेंट्स वाला सवाल है कि बताइए कि कंपनी के अंदर जो है ना वो, हाँ, एक शेयर होल्डर है जो कि अपनी मर्जी का डायरेक्टर, अपनी मर्जी का ऑडिटर रखना चाहता है, बताइए व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंपनी, जो कि इस में लेक्चर में सवाल आ रहा है एंड पे इंशाल्लाह तुम लोग देखोगे। तो बताओ यहाँ पे क्या करो। यहाँ पर भी तुम प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखोगे, पैराग्राफ की फॉर्म में बात नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी, ये तो जो सबसे ज्यादा गोल्डन सवाल है जो कि आता ही आता है, कहते हैं कि जी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट या कैन बी अपॉइंटेड। देखो यार बात सुनो, अगर सवाल के अंदर उसने लिखा है ना कि वेदर द पर्सन एलिजिबल
फॉर अपॉइंटमेंट तो तुमने जवाब में एलिजिबल का जिक्र करना है। और अगर उसमें लिखा है कि दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड तो तुमने जवाब में कैन का जिक्र करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे नंबर कट जाएंगे, अब इतना भी नहीं आए कि आप जालिम, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि इस बात पे नंबर कट जाएंगे कि एलिजिबल लिखा था और तुमने कैन बी अपॉइंटेड लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन देखो थ्योरी का पेपर है ना, एग्जामिनर को चेक करते हुए मौत आ रही होती है, सच बात बता रही हूँ। तो तुम लोगों की राइटिंग चेक करना कोई आसान काम है? कुछ बच्चे तो ऐसा लगता है पाँव से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यूं यूं करके ना मैं भी देख रही होती हूँ मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पे तुम लोगों का जो आंसर नजर आ रहा होता है, मैं तो तबीयत खराब हो जाती है देखकर। लेकिन आपका जो पेपर है ना, खुला खुला हवादार रोशन, यूं समझ लो कि वो डीएचए के अंदर जो बड़े बड़े नहीं होते घर, इलीट क्लास के जिस जो जिनके बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, ऐसा आपका पेपर होना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ कप ऑफ कॉफी, ताजा हवा का झोंका। वो कहेगा अरे ये बच्चा किससे पढ़ के आया है। ठीक है। सो सो ऐसा आपका पेपर होना चाहिए यार। ये थोड़ी है कि आप बस जो आपका दिल चाहे जिस तरह से दिल चाहे आप लिख कर आ जाएं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैन बी अपॉइंटेड और एलिजिबल वाली बात के वो नंबर काट लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल कोशिश करें कि आप उस तरह से ही लिखें कि जिस तरह से उसने मांगा हुआ है। बहरहाल दीज टू कैन बी रिप्लेस्ड फॉर ईच अदर, ठीक है। सो अब क्या करेंगे इसके अंदर, आप इसके अंदर बताएंगे जी प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है। इसके अंदर आप बताएंगे कि ये एलिजिबल है, ऑडिटर बनने के लायक है कि नहीं है। और तीसरी ये सिचुएशन है कि अगर ज्यादा नंबर है ना, या अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर ऑडिटर बना जा सकता है कोई कुर्बानी देकर, कि जैसे आपको याद है ना कि अगर किसी के शेयर्स हैं किसी कंपनी के अंदर और वो 90 दिन के अंदर अंदर डाइवेस्ट कर देता है तो वो ऑडिटर बन सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि ये करके ऑडिटर बन जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, तो वो भी बताना है। उसके भी नंबर होंगे डेफिनेटली, कि हाँ जी फिलहाल तो उसके शेयर्स हैं तो फिलहाल तो ऑडिटर नहीं बन सकता है, लेकिन अगर वो शेयर्स बेच दे तो वो ऑडिटर बन सकता है। ये बात बतानी है, इसके नंबर हैं, नहीं बताओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये गलती करके आते हैं बच्चे। बच्चे बोल देते हैं हाँ नहीं ऑडिटर बन सकता। यार एक बात बताओ, ये जो हर दूसरे केस में तुम ये बोल देते हो ऑडिटर नहीं बन सकता, या कोड ऑफ एथिक्स के सवाल में भी ऑडिट छोड़ दें ऑडिट छोड़ दें, ये बताओ तुम लोग का खाने का कहाँ से इरादा है फिर है? तुम लोगों ने पेट कैसे पालना है? हर चीज में तो तुम ऑडिट छोड़ के आ जाते हो। अरे भाई रास्ते निकाले जाते हैं, रिस्क को मिटिगेट किया जाता है, सेफगार्ड्स लगाए जाते हैं। समझ रहे हो? ये सवाल आपका कंपनी लॉ के पोर्शन का अगर आता है तो कोई रास्ते निकालो, कोई किसी ना किसी तरीके से एलिजिबल बनाओ, कोई कुर्बानी दो, कुछ तो करो। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अच्छा जी, सो ये बात आपने जरूर लिखनी है। फिर उसके बाद बात आती है जी कमेंट इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट। ऐसा भी आ जाता है कि वो कहते हैं कि जी डायरेक्टर्स का ये ख्याल है कि फलाना जो है ना ऑडिटर बन सकता है, तो आपका क्या ख्याल है? सो अब यहाँ पे जो आपने कमेंट देना है इन द लाइट, तो फिर आपने बताना है जी कैन और कैन नॉट, और साथ में ये भी बता देना है कि ये चीज ऐसे होती ना तो हो सकती थी। कि जैसे अगर यहाँ पर होता कि जी एक बंदा है जो कि डायरेक्टर है और सारे बाकी डायरेक्टर्स का ये ख्याल है कि वो ऑडिटर बन सकता है, तो आपका क्या ख्याल है? ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप लॉ की प्रोविजन बताएंगे कि जी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट अ पर्सन कैन नॉट बी एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एट द टाइम व्हेन ही और शी इज वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है। सो इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, director cannot be an auditor of the company and he can become a director of the company only after वो जो मैंने कहा ना तुम्हें कि would be eligible if, तो आप ये कह सकते हैं कि he can be eligible to become auditor of the company if he resigns from his position of directorship and 3 years have been passed। क्योंकि आपको पता है 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है कि 3 साल अगर गुजर जाए तो उसके बाद आप ऑडिटर बन सकते हैं। अगर आप डायरेक्टर थे तो 3 साल गुजर गए आपको रिजाइन किए हुए, तो फिर आप ऑडिटर बन सकते हैं। तो ये बात लिखोगे बेटा, ऐसे नहीं लिखोगे कि ये ऑडिटर नहीं हो सकता क्योंकि ये डायरेक्टर है। नहीं, ये लिखोगे कि हाँ ऐसे हो सकेगा अगर ये ऐसा कर लेगा और 3 ईयर गुजर जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये लिखना बहुत जरूरी है। ये वजह है बेटा जो एक 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 नंबर करके 45 नंबर आ जाते हैं, ये वजह है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, फिर बात कर लेते हैं जी लिखना कैसे है सवाल। सबसे पहली चीज क्या थी? नंबर, जिसकी बेसिस पे आप पैराग्राफ डिटरमिन करेंगे। उसके बाद आप माइंड मैप बनाएंगे, उसके बाद आप स्केच बनाएंगे, उसके बाद आप रिक्वायरमेंट को समझेंगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने जहन में आंसर को प्लान करेंगे। और अब आ जाते हैं आंसर की तरफ। मैंने आपसे कहा था एक 2 पैराग्राफ फॉर्मेट है और एक 3 पैराग्राफ फॉर्मेट है। देख लेते हैं 2 पैराग्राफ फॉर्मेट को। और कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि मैम ये कंक्लूजन के अंदर आपने ये 2 पैराग्राफ्स डाले हुए हैं,
तो भाई इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ पैराग्राफ्स गिन के, बेसिकली 2 पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ का मतलब है ये हेडिंग। ये मतलब है कि एक तुमने प्रोविजन ऑफ लॉ बतानी है, दूसरा तुमने प्रोविजन ऑफ लॉ की रोशनी में कंक्लूजन बताना है। और एक बात बार-बार याद रखना, मैंने यहाँ लिख भी दी है, हेडिंग डालनी नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ डालना है। ये हेडिंग सिर्फ तुम्हें नजर आ रही होगी, एग्जामिनर को नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ये हेडिंग सिर्फ तुम्हें परसीव हो रही होगी, एग्जामिनर को परसीव नहीं होनी चाहिए ये हेडिंग। ये बात जहन में रखना। सो तुमने यहाँ पे बता दी प्रोविजन ऑफ लॉ। और एक बात याद रखना, जिंदगी में या पेपर में अगर किसी को इम्प्रेस करना है, सटल तरीके से इम्प्रेस करना है, ये जोर जोर से चीख के सबको स्कीम बताने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है? अच्छा, सो कहते हैं कि जी लॉ की प्रोविजन बता दी, कहते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। और ये भी देख लेना बेटे कि अगर दो प्रोविजंस हिट हो रही होती है ना लॉ की, देखो यहाँ पे दो हिट हो रही है ना, तो अगर दो प्रोविजंस हिट हो रही होती है ना लॉ की, तो आपने फिर दो इस तरह से करके लिखनी है, पैराग्राफ नहीं बना के लिखना। फिर आपने एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और फिर कॉमा डाल के एक लाइन छोड़ के बुलेट पॉइंट्स बना के आप दो बातें लिखोगे, बिकॉज दो बातें हो रही है। एंड करके या बीच में घुसा के प्लीज ऐसे मत लिखना बेटे, समझ नहीं आती बात क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है? सो कहते हैं अ पर्सन हु हैज बीन अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन प्रीसीडिंग 3 years कैन नॉट बिकम ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एंड तुम देखो मैंने एंड डाला है कॉमा डाल के, और फिर अगली बात, अ पर्सन हु इज इनएलिजिबल टू बिकम ऑडिटर ऑफ अ सब्सिडरी वुड also be ineligible for being appointed as auditor of the parent and vice versa। दोनों बातें बता दी, अलग अलग करके बताई है, ताकि इनकी खूबसूरती भी वाजे रहे और इनका मिल के अजीब सा गड़म्बा ना बन जाए। कंक्लूजन, at the time of appointment of auditor 3 years have not been passed since the retirement of the new partner from the position of CFO of Noor Engineering Limited, which is the subsidiary of Wealthy Bank Limited। तुम देखो एक जुमले में दरिया को कूजे में बंद कर दिया, एक जुमले में पूरी बात बता दी है कि 3 साल नहीं गुजरे हैं कि जब ये हजरत CFO थे हमारे क्लाइंट की सब्सिडरी के, एक जुमले में, ठीक है? इन द लाइट ऑफ अबव मेंशन प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, राव एंड कंपनी कैन नॉट, तुम देखो मैंने यहाँ वही इस्तेमाल किया जो सवाल में था, सवाल में भी ये था ना कैन दे बी अपॉइंटमेंट, एलिजिबल का लफ्ज नहीं था, तो मैंने भी वही इस्तेमाल किया, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज। अब मसला क्या है? अब तुम कहोगे मैम लॉ की प्रोविजन ऊपर तो बता दिया, अभी नीचे दोबारा आप रेपिटेशन करवा रही हैं। भाई कर लो जरा सी रेपिटेशन, आई कैप की ना ईगो हर्ट हो जाती है अगर आप ये सेकंड पैराग्राफ को ऐसे ही बस लिख देना। बात तो सही है भाई, बात तो यहाँ खत्म हो गई कि मैंने ऊपर कंपनीज एक्ट की प्रोविजन बता दिया, अभी उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है, तो बात तुम सही कह रहे हो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन बात खत्म नहीं। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, बात खत्म नहीं हुई बेटे, ठीक है? बात अभी चलेगी, बात अभी जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि आई कैप को ये अच्छा नहीं लगता है कि आप इतना शॉर्ट सा आंसर लिख दे, उनको लगता है कि इसने मुका दिया बच्चे ने। इसलिए हल्का सा नीचे बहुत हल्की सी दोहराई कर दीजिए, रेपिटेशन कर दीजिए, बहुत ही थोड़े से अल्फाज में, ब्रीफ अल्फाज में, बिकॉज ये पूरा नहीं छाप देना ऊपर से उठा के लॉ की प्रोविजन। Because if a person is disqualified from being auditor of a subsidiary, resultantly it is also disqualified as auditor of its parents। बस इतनी बात लिख देनी काफी है, पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह से 2 पैराग्राफ्स का फॉर्मेट किया जाता है। आ जाते हैं 3 पैराग्राफ्स के फॉर्मेट की तरफ, और ये तब होगा जब आपके नंबर 4 या 4 से ज्यादा होंगे। कहते हैं जी सिनेरियो ब्रीफ सा करके, राव आरिफ एंड कंपनी हैज अ न्यू पार्टनर हु वाज अ CFO ऑफ देयर क्लाइंट WBL's सब्सिडरी 3 years ago। मतलब कभी कभी ऐसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए, लोग कहेंगे मैम ब्रैग कर रही हैं, लेकिन मतलब कभी कभी खुद ही प्यार हो जाता है अपने लिखे हुए से, ठीक है? तो देख लो यहाँ पे भी लिखा हुआ है डू नॉट यूज दीज हेडिंग्स, जस्ट राइट द पैराग्राफ। हेडिंग लिखनी नहीं है, ये हेडिंग तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, ये कागज पे नहीं होनी चाहिए, ओके? कागज पे तो बस पैराग्राफ्स बने हुए, और लाइनें छोड़ना भाई, क्या है? आई कैप के कागज है ना आई कैप के कागज, तो जाया करो भाई, कागज लिखो, लाइनें छोड़ो, खुला खुला लिखो, खुला खुला, इतना खुला खुला लिखो कि एग्जामिनर को नजर आए भाई तुमने क्या लिखा हुआ है। एकदम गिच 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 एक के अंदर एक तुम लोग लिख देते हो, माँ बाप के सारे पैसे ना तुम्हें रजिस्टर में ही बजाने होते हैं, मुझे पता है तुम्हारी बदमाशी होगा, ठीक है? सो खुला खुला लिखो यार, ठीक है? अच्छा, सो कहते हैं कि जी सिनेरियो बता दिया, ठीक है? बहुत ही ब्रीफ तरीन अल्फाज में, तुम देख लो कितनी कम बात की है, ठीक? उसके बाद कहते हैं
कि जी अगेन लॉ की पूरी प्रोविजन वैसे ही रिपीट हुई है, कंक्लूजन का तुम देख लो पैराग्राफ वैसे ही पूरा का पूरा रिपीट हुआ है, कोई तब्दीली नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि नंबर ज़्यादा थे इसलिए मैंने सिनेरियो का पैराग्राफ ऐड किया है। ये ट्रिक्स होती है नंबर लेने की। अगर एक सवाल 4 नंबर का है या 5 नंबर का है और एक सवाल 3 नंबर का है और तुम दोनों को एक ही तरीके से लिख रहे हो, तो नाराज़ होना तो बनता है ना एग्ज़ामिनर का। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा जी, अब अगले सवाल की बात कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब जो अगला पार्ट था इसका, देख लो ज़रा, अगले पार्ट के अंदर इन्होंने जो है वो हातिम तुगलक एंड कंपनी के बारे में बात की, कि हातिम तुगलक एंड कंपनी का क्या मसला था? याद करें? यस, इनके पार्टनर थे और इनके पार्टनर थे जिन्होंने कंपनी से लिया हुआ था लोन। अगेन 2 पैराग्राफ फॉर्मेट कैसे लिखेंगे? देख लेते हैं। कहते हैं जी सबसे पहले वही वाली बात प्रोविज़न ऑफ लॉ आपने बयान कर दी। जी, तो सबसे पहले आपने प्रोविज़न ऑफ लॉ बयान कर दिया। आपने कहा जी एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज़ एक्ट 2 बातें थी क्योंकि, तो वही बुलेट पॉइंट्स इस्तेमाल किए, ठीक है? अच्छा, एक बात याद रखना ज़िंदगी में, कभी भी ना, कभी भी जो ख़वातीन ये वीडियो देख रही हैं वो दुपट्टे के पल्लू से बाँध लें और जो हज़रात देख रहे हैं वो एक कागज़ पे लिखकर अपनी जेब में रख लें। कभी भी ज़िंदगी में तुमने नंबर नहीं डालने बुलेट पॉइंट्स की जगह। क्योंकि होता पता है क्या है? होता ये है कि देखो अगर उसने सवाल के अंदर 4 नंबर दिए हैं और वो तुमसे कहता है कि जी आप बताइए प्रोसीजर क्या है? तो उसके ज़हन में ना कम से कम 6-7 स्टेप्स हैं। या जैसे अगर सवाल के अंदर उसने ऑडिट रिस्क का सवाल पूछा है, वो कहता है जी बताइए इस सवाल में ऑडिट रिस्क कौन-कौन से हैं या थ्रेट्स कौन-कौन से हैं? अच्छा, अब नंबर 6 हैं। एसीसीए के पेपर में 6 नंबर का मतलब होता है 6 पॉइंट्स। आईकैप के पेपर में 6 नंबर का मतलब होता है 8 से ज़्यादा पॉइंट्स। ठीक है? अच्छा, अल्लाह ना करे तुम्हें 5 पॉइंट्स याद आ रहे हैं और तुमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। वहीं पर ही उसने देखा कि यार 6 नंबर थे, 8 लिखने चाहिए थे, ये 5 लिख के आ रहा है, इसको तो मैं अगली बार बुलाऊँगा। वो ये नहीं बोलेगा कि फिट है तेरा पेपर, वो बोलेगा फिटे मुँह है तेरा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कभी भी बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नंबर नहीं काटेगा तुम्हारे बाद में अगर तुमने बुलेट डाले हुए होगे तो वो उल्लू बन जाएगा, नहीं। लेकिन अगर एक बार वो तुम्हारे पेपर में इन्वेस्ट हो गया, अगर वो पेपर में इन्वेस्टेड होने से पहले ही गुस्सा हो गया कि यार इसको देखो साले को 6 बोले थे लिखने के लिए इसने 5 बोल दिए, ठीक है? तो फिर उसका मूड खराब। और ये तो मैंने आपको बार-बार बताया कप ऑफ कॉफ़ी की तरह आपका पेपर होना चाहिए। तो ना बुलेट पॉइंट्स हमेशा डालो कि वो 1 सेकंड के लिए डिसगाइज़ होके तुम्हारे पेपर में खो जाए। एक बार पढ़ना शुरू कर देगा तो तुमने लिखा अच्छा होगा। अगर तुमने 6 के बजाय 5 लिखे और सुथरे लिखे हैं ना, तो हो सकता है कि वो तुम्हें इसके अंदर नंबर दे दे और तुम्हारी गलती शायद माफ़ कर दे, कि तुमने इतने पॉइंट्स लिखे नहीं थे। या अगर तुम्हारी गलती माफ़ नहीं भी करेगा ना, तो कम से कम उतने नंबर ज़रूर दे देगा जितने उन पॉइंट्स के बनते थे। लेकिन अगर एक बार उसको चेकिंग से पहले गुस्सा आ गया ना, तो उसको तुम्हारी अच्छी बात भी बुरी लगेगी। तो इसलिए ये बात समझ लो कि तुमने जो है ना, वो जैसे खवातीन को नहीं बोला जाता कि तुमने अपनी सास को मनाना है, ठीक है? या जब कोई लड़का जो है वो किसी लड़की को कोशिश कर रहा होता है कि जी वो उससे शादी करने के लिए राज़ी हो जाए, तो जैसे उसको मनाना होता है ना भाई साहब, उससे ज़्यादा मेहनत आपने ICAP के पेपर के ऊपर करनी है, एग्ज़ामिनर को राम करने पे करनी है, ठीक है? अच्छा, सो कहते हैं जी अ पर्सन इंडेटेड टू द कंपनी कैन नॉट बिकम ऑडिटर ऑफ द कंपनी, पहली बात। दूसरी बात लिख दी, कहते हैं कि जी एक बात बहरहाल ज़रूर है कि अगर लोन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में दिया गया है और जनरल बिज़नेस टर्म्स पे दिया गया है, देन इट डज़ नॉट हिंडर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, देखो हिंडर अच्छा लग रहा है। ऑडिट के पेपर के अंदर ना बेटा सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैब्युलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आगे-आगे जैसे-जैसे आते जाएँगी वीडियोज़ आपको समझ आता जाएगा। तो कहते हैं लॉ की प्रोविज़न बताने के बाद कंक्लूजन, और क्योंकि ये 2 पैराग्राफ का फॉर्मेट है, तो आपको पता है कंक्लूजन के अंदर आगे से मज़ीद 2 पैराग्राफ्स होंगे। पहले पैराग्राफ में हल्का-सा सिनेरियो, कहते हैं अ पार्टनर इन हातिम तुगलक एंड को इज़ इंडेटेड टू वेल्दी बैंक लिमिटेड फॉर अ लोन ऑफ रुपीज़ 5 मिलियन एंड इज़ अनएबल टू रीपे द लोन नेक्स्ट ईयर। इन द लाइट ऑफ अबव मेंशन्ड प्रोविजंस ऑफ कंपनीज़ एक्ट, हातिम तुगलक एंड को कैन बी अपॉइंटेड, वही देख लो कैन भी लिखा है बिकॉज़ सवाल में कैन था। एज़ ऑडिटर ऑफ द कंपनी बिकॉज़ ऑर्डिनरी बिज़नेस ऑफ अ बैंक इज़ टू प्रोवाइड अ लोन। हाउएवर इट शुड बी एन्श्योर्ड, और मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, अगर तुम्हारे जनरल रूल का आगे मज़ीद कोई आ जाता है कि ऐसा कर लो तो सही रहेगा या ऐसा कर लो तो सही नहीं रहेगा, है ना? वो लिखना ज़रूरी है और वो देख लो मैंने लिखा है। अब अगर तुम ये लिख के नहीं आते, नंबर तुम्हारे कट जाने थे। तो तुमने यहाँ पे अच्छा अब देखो सवाल में तो नहीं लिखा था कि उन्होंने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस है तो इनका बिज़नेस लोन देना, वो बात तो सही है। लेकिन ये कैसे पता कि इन्होंने ऑडिटर को कोई छूट नहीं दी? कोई कम इंटरेस्ट रेट, कोई कोलेटरल के बगैर लोन, कोई ऐसा नहीं दिया, नहीं पता ना।
तो फिर तुम इसके अंदर जनरलाइज्ड आंसर दोगे। वैसे मेरी बात याद रखना बेटे, जनरलाइज्ड आंसर से ज्यादा मनहूस आंसर बुरा आंसर कोई नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको जनरलाइज्ड आंसर देना पड़े वहां पे देना भी पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे पता नहीं है। तो क्या लिखोगे तुम? हाउएवर इट शुड बी ensured that the loan was given under normal credit terms and no preferential treatment, example low interest rate, was granted to the partner of HTC being auditors of the company। कि उनको राम करने के लिए कोई उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। ये जो जुमला है ना बेटा एंड वाला, यही उठाएगा तुम्हारे सवाल को। वो नहीं होता ओ वाली वो जो मीम होती है, वो हो जाएगा तुम्हारा ये जरूर लिखना है, ठीक है। 2 पैराग्राफ का फॉर्मेट हो गया। 3 पैराग्राफ में आ जाते हैं। अगेन मैंने आपसे कहा था सिनेरियो ब्रीफ सा, अ पार्टनर इन HTC इज इंडेटेड टू वेल्दी बैंक लिमिटेड फॉर अ लोन ऑफ ₹5 million एंड इज अनएबल टू रीपे द लोन बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तुमने यहाँ पर बात कर दी, सिनेरियो बता दिया। अगेन आखिरी वाले दोनों पैराग्राफ्स बिल्कुल सेम, क्योंकि नंबर ज्यादा होते हैं इसलिए 3 पैराग्राफ डालने पड़ते हैं। ये वजह होती है जो पेपर फेल होता है, बिकॉज हम हर किस्म के मार्क्स का एक ही जैसा आंसर लिख कर आते हैं। ये हो गया हमारा एक टाइप का सवाल कि जो कंपनी लॉ के पोर्शन में आता है। देखा जाए तो मैं यहाँ पर वीडियो को एंड कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार एक तरह का सवाल और आता है तो जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने एक सवाल और डाल दिया है, जरा आगे बढ़ते हैं और उस सवाल को देख लेते हैं। सॉरी, मुझे याद आया वो राशिद करीम वाला तो मैं भूल ही गई ना, राशिद करीम वाला सिनेरियो, हाँ तीसरा सिनेरियो उस क्वेश्चन का, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो कहते हैं राशिद करीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसके बारे में कहते हैं जी प्रोविजन ऑफ लॉ बता दी, अ पर्सन हैविंग अ बिजनेस रिलेशनशिप टू द कंपनी कैन नॉट बिकम ऑडिटर, हाउएवर इफ बिजनेस इज कंडक्टेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑन जनरल बिजनेस टर्म इट डज नॉट हिंडर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वैसे बनाने वाले को ने सोचा नहीं कि वो .2 और .3 सेम एक जैसा दे रहा है, शेर जंगल का बादशाह, हम थोड़ी लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो कहते हैं यहाँ पर कि कंक्लूजन क्या है, ये जी पार्टनर जो है वो उसने मल्टीपल प्रॉपर्टीज दी हुई इन द लाइट ऑफ पेंशन प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, राशिद करीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी if it can be ensured that rental property was given by partner to WBL under normal trade terms and no preferential treatment, example low rental, was granted to the company being audit client of the firm। again यही वाली बात, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वाली बात लिखना बहुत जरूरी है, इसी के मेन नंबर है सवाल के अंदर, ठीक है। ओके, ये 3 पैराग्राफ का फॉर्मेट आ गया। अगेन वही सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो का पैराग्राफ ऐड किया है, बाकी 2 पैराग्राफ बिल्कुल वैसे ही हैं। आगे आते हैं, जो मैंने आपसे कहा एक और तरह का सवाल होता है उसकी तरफ। ये एक और तरह का जो सवाल होता है ये आपके सामने जी, कहते हैं जी सलमान इज द शेयर होल्डर ऑफ पोलका डॉट लिमिटेड। ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2A, ये स्प्रिंग 21 का सवाल है और इसके नंबर 5 है। कहते हैं जी सलमान इज अ शेयर होल्डर ऑफ पोलका डॉट लिमिटेड एंड वांट्स टू अपॉइंट ऑडिटर अदर देन द एग्जिस्टिंग ऑडिटर। अब आपको पता है कि शेयर होल्डर्स के पास भी ये चॉइस होती है ना कि वो अपना ऑडिटर अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं। कहते हैं इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट सलमान शुड फॉलो। याद है वो रिक्वायरमेंट के अंदर प्रोसेस। दूसरा, ऑल्सो डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स दैट PL शुड फॉलो। कंपनी ने क्या करना है, सलमान ने क्या करना है, दोनों बातें बतानी है। नंबर 5 है, इसका मतलब है कि आधे नंबर सलमान की बात के और आधे नंबर कंपनी की बात के। मैं समझती हूँ 3 नंबर कंपनी ने जो करना है उसके, बिकॉज वो ज्यादा बातें हैं, और 2 नंबर जो सलमान ने करना है उसके। इसका मतलब है कि सवाल में हमारे 2 हेडिंग्स होंगी। अभी एक मुख्तलिफ तरह का सवाल है जो कंपनी लॉ के पोर्शन से आया है, नॉर्मली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल ही आता होता है, लेकिन ये एक मुख्तलिफ सवाल है जो आया है, और ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस। अगेन आपने देख लिया कितने मार्क्स हैं, अगर 2 से 3 मार्क्स है तो 2 पैराग्राफ, अगर 4 से ज्यादा हैं तो 3 पैराग्राफ, लेकिन वो ज्यादातर वहां होता था जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल था। ये जो सवाल है आपका, ये स्टेप्स वाला सवाल है, प्रोसीजर वाला, प्रोसेस वाला। यहाँ पर आएंगे आपके बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। माइंड मैप अप्रोच किया आपने, कहा सलमान, ओके सलमान शेयर होल्डर है, वोटिंग पावर कितनी है इसकी, नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी हुई वोटिंग पावर, क्वेश्चन मार्क। वो चाहता है एक और ऑडिटर अपॉइंट करना। PL कंपनी है, सलमान उससे गुजारिश कर रहा है, PL मानेगी कि नहीं मानेगी, ये आपने सोच लिया, ठीक। फिर आपने बना लिया स्केच, लेकिन इसके अंदर स्केच पे वैसे कोई खास बात है नहीं, तो वो स्केच हम यहाँ पर भी बना सकते हैं कि जी ये आपकी कंपनी है PL और ये बंदा है सलमान, और सलमान जो है ना वो PL से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो अपनी मर्जी का ऑडिटर लाना चाहता है। तो इसके अंदर स्केच को इतना खास है नहीं, इसलिए जरूरत नहीं है बनाने की। उसके बाद
अगेन रिक्वायरमेंट देख लिया आपने कहा इनमें से कौन सी है, कौन सी है, कौन सी कौन सी, आपने कहा ये वाली रिक्वायरमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और मैम ने बताया था उसके अंदर हम जो है वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर बात करते हैं। आ जाएंगे। देखिए जी, सबसे पहले थोड़ा सा सिनेरियो बता दिया। आपने कहा मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी सलमान विशेस टू अपॉइंट ऑडिटर ऑफ द कंपनी पोलका डॉट लिमिटेड पीएल अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि सलमान को क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सलमान शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस, और देख लो मैंने यहाँ नंबर नहीं डाला हुआ, लिख लो मेरी बात के तुमने नंबर नहीं डालने। ठीक है। कहते हैं जी ही शुड इंश्योर दैट ही अलोन और टुगेदर विद अदर विलिंग शेयर होल्डर्स होल्ड्स 10% वोटिंग पावर इन पोलका डॉट लिमिटेड। होल्ड्स एटलीस्ट लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता, एडिट कर दूंगी मैं पीडीएफ भेजने से पहले। एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग, और ये मैंने आई कैप वाला कॉपी नहीं किया है बिकॉज मुझे पसंद नहीं आता उनका कभी भी। पिछले भी जो सवाल है वो आई कैप वाले नहीं है, वो मैं खुद ही लिखती हूँ, और आप भी इंशाल्लाह इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर कहते हैं द शेयर होल्डर शुड फर्स्ट ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द प्रपोज ऑडिटर। उसके बाद अब तुम देखो मैंने ज्वाइन कैसे किया हुआ है। सबसे पहले क्या कहा मैंने कि जी उसको चाहिए कि वो होल्डिंग पूरी हो, फिर कहता है वो कॉन्सेंट ले, और उसके बाद मैंने क्या कहा आफ्टर ऑब्टेनिंग द कॉन्सेंट अ नोटिस शुड बी गिवन टू पोलका डॉट लिमिटेड। आफ्टर ऑब्टेनिंग द कॉन्सेंट कनेक्ट करो, हर नए स्टेप को पिछले स्टेप के साथ कनेक्ट करो, ठाठा करके स्टेप्स मुंह पे नहीं मारने। और देखो मैंने पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखे हैं। अ नोटिस शुड बी गिवन टू पोलका डॉट लिमिटेड इन दिस रिगार्ड एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। और एजीएम नहीं लिखना, एब्रीविएशंस कोई इस्तेमाल नहीं करनी थ्योरी के पेपर में। तुम्हारी जान चली जाए लेकिन एब्रीविएशन यूज नहीं करनी, याद रखना ये बात। अच्छा जी, फिर कहते हैं प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय पोलका डॉट लिमिटेड आफ्टर रिसीविंग द नोटिस फ्रॉम सलमान। देख रहे हो कनेक्ट किया हुआ है। आफ्टर रिसीविंग द नोटिस फ्रॉम सलमान और मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, जो भी अगर सलमान के पास है तो वो, और अगर उसने मिलाकर बनाई है 10% तो वो भी जायज है। Polka dot limited shall forthwith send a copy of notice received from shareholders to the retiring auditor and shall also post it on the website। ये वाला जुमला मैंने आई कैप से कॉपी कर लिया था, आफ्टर वाली बात मैंने खुद ज्वाइन की थी। फिर कहते हैं जी क्योंकि आपको पता है कि रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा कोई और ऑडिटर आ रहा है तो ये दो काम कंपनी को भी करने हैं। एक तो ये कि रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा ये कि जो रिप्रेजेंटेशन वो भेजेगा वो रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में पढ़ी जाएगी और किसी भी एजेंडा से पहले। जी जनाब, ये थी हमारी ऑडिट जीनी की फर्स्ट वीडियो। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने के लिए। अल्लाह करे कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए, और अल्लाह करे कि दोबारा से ये दुआ कर लेती हूँ कि जो नीयत है हम सबकी हम इसको हासिल कर सकें, और अल्लाह करे कि ज़रूर तुम लोगों का पेपर पास हो। ये वीडियो देखकर नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी अपना फीडबैक ज़रूर देना। मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या समझ आई, और कौन-कौन सी अपनी वीकनेसेस थी जो तुम्हारी आइडेंटिफाई हुई इस वीडियो को देखकर, और क्या महसूस हुआ तुम्हें कि किस तरह से ये चीज़ें जो कि इंशाल्लाह आगे और भी मज़ीद 12 वीडियोज़ इसके अंदर आएँगी, क्या तुम जो है वो समझे, और कैसे तुम जो है वो अपनी वीकनेस पे काबू पाओगे, और फ़ौरन से इसको देखते ही तुम मुझे प्लीज़ इस चैप्टर के सवाल भेजना शुरू कर देना। कम से कम तुमने इसके 4 सवाल तो करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी करने चाहो गूगल क्लासरूम पे अपलोड करोगे, मुझे तुम व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करोगे, मैं चेक करके तुम्हें व्हाट्सएप में वॉइस नोट के ज़रिए जवाब दूँगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी मैम को दुआओं में बहुत याद रखा करें। यकीन कीजिए कि मैं आपकी दुआओं पे चल रही हूँ। मेरी सेहत बहुत ख़राब रहती है। भई उम्र नहीं है मेरी इतनी, ठीक है? 4 बार सफ़ेद है मेरे बस, लेकिन सेहत बहुत ख़राब रहती है बेटा। तो इस वज़ह से आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है कि ऐसे ही लगी रहूँ, काम करती रहूँ और अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।